डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये टॉपिक बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में समझना तो बहुत आसान होता है, बस इसका एक प्रिंसिपल वाला पार्ट होता है जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। उसी को आप लोग बच्चों बहुत ध्यान से समझिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसी टेक्निक है जिसके बेसिस पे हम किसी भी पर्सन को उसके डीएनए के बेसिस पे पहचान सकते हैं। हम सबके डीएनए की बात करें तो हम सबका डीएनए बहुत कुछ सिमिलर है। 99.9% हम सबका डीएनए सेम होता है। 0.1% डिफरेंट है और 0.1% ऐसा डिफरेंट है कि ये किसी से मैच हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा 0.1% डीएनए ऐसा है जो इस वर्ल्ड में किसी भी पर्सन के डीएनए से मैच नहीं करेगा, किसी से भी मैच नहीं करेगा। मतलब उस डीएनए के बेसिस पर हम उस पर्सन की पहचान कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मेरे डीएनए से मेरी पहचान हो सकती है, आपके डीएनए से आपकी पहचान हो सकती है। तो डीएनए के बेसिस पे हम पर्सन को पहचान सकते हैं। जैसे होता ना मेरा आधार मेरी पहचान, उसी तरह से मेरा डीएनए मेरी पहचान। हम डीएनए के बेसिस पे पर्सन को पहचानते हैं। पुराने ज़माने में जब कहीं पर क्राइम हो जाता था, कहीं मर्डर हो जाता था, तो उस टाइम पर क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए इन थंब का या फिंगर के इंप्रेशन का यूज़ करते थे। पुलिस आती थी, फिर वो फिंगर इंप्रेशन चेक करती थी, जिसके साथ मैच होता था उसमें क्रिमिनल्स को पकड़ में लिया जाता था। लेकिन इन फिंगर इंप्रेशन में कई बार मान लीजिए कुछ सर्जिकल चेंजेस करवा दिया जाए या किसी क्रिमिनल ने ग्लव्स पहन रखा है तो वहाँ पे फिंगर इंप्रेशन आते नहीं है, तो कई बार वहाँ पे पर्सन बच भी सकता है। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें पर्सन कभी नहीं बच सकता, इसमें बचने का चांस ही नहीं होता है। और यहाँ पर पर्सन कभी भी सर्जरी भी करा ले तब भी उसका डीएनए चेंज नहीं हो सकता। यानी जिस तरह से पुराने ज़माने में फिंगर इंप्रेशन से फिंगरप्रिंट से लोगों को पहचाना जाता था, आज के टाइम पर डीएनए से पहचाना जाता है। इसलिए टेक्निक का नाम दे दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए का फिंगरप्रिंट हम लेने जा रहे हैं। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का सबसे मेन यूज होता है क्रिमिनल्स को पहचानने में। इसके और भी कई फायदे होते हैं, जैसे पॉपुलेशन में कितनी डाइवर्सिटी है वो चेक करने में यूज कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे के ऊपर दो पेरेंट्स क्लेम कर दें, पेरेंट्स ए कहे हमारा बच्चा है, पेरेंट्स बी कहे हमारा बच्चा है, तो अगर इस तरह के डिस्प्यूट आ जाए तो इन डिस्प्यूट को भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सोल्व कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कई एप्लीकेशंस है, क्रिमिनल्स को पहचानने में, पैटर्निटी टेस्ट करने में, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी पता करने में, ऐसे इसके कई एप्लीकेशंस होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कई नाम से जाना भी जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में डीएनए टाइपिंग वर्ड आता है, तो डीएनए टाइपिंग कुछ और नहीं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही दूसरा नाम है। इसी को ही डीएनए टाइपिंग के साथ साथ डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं, या इसे डीएनए टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग कहें, डीएनए टाइपिंग कहें, डीएनए टेस्ट कहें, बात एक ही है। और इस टेक्निक का सबसे मेन फायदा क्या है? आइडेंटिफाई करना है पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर डीएनए स्पेसिटी। मतलब डीएनए के बेसिस पे हम पर्सन को पहचानेंगे। कैसे पहचानते हैं, ये चीजें अब हम सीखने वाले हैं। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। तो दिस टेक्निक वाज इन्वेस्टेड बाय सर एलेक्स जेफरी। तो एलेक्स जेफरी साइंटिस्ट ने ही इस टेक्निक को डेवलप किया था। इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज बीन स्टार्टेड बाय टू साइंटिस्ट। इसको स्टार्ट करने वाले टू साइंटिस्ट थे, उसमें थे डॉक्टर वीके कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह, इन्होंने इंडिया के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार्ट किया था। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो कंसेप्ट है, मेन देने वाले साइंटिस्ट तो डॉक्टर सर एलेक्स जेफरी थे। सर एलेक्स जेफरी ने ही पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? ये टेक्निक 1984 में आ चुकी थी और उसी के टाइम से हम डीएनए के बेसिस पर क्रिमिनल को पहचानना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियर? कैसे पहचानते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसका प्रिंसिपल। बहुत ध्यान से बच्चों इसका प्रिंसिपल आप समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहां पर सभी जानते हैं कि हम सबका डीएनए ऑलमोस्ट सेम होता है। कितना? 99.9% डीएनए हम सबका सेम है। मेरा डीएनए आपके डीएनए को चेक करे, 99.9% सेम आएगा। इनमें जो डिफरेंस आता है ये केवल 0.1% का 0.1% का डिफरेंट है। अच्छा, 0.1% डिफरेंट है तो कहते हैं कि 0.1 तो बहुत कम है। फिजिक्स में तो आप 0.1 को तो नेग्लिजिबल कर लेते हो कि ये तो नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसको तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पर 0.1 अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। कैसे? इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, हमारे जीनोम में 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। जीनोम की बात कर रहा हूं, इतने बेस पेयर है।
इस जीनोम का 0.1 डिफरेंट आता है। अगर इसका 0.1% निकाला जाए तो 3.3 इंटू 10⁶। अब कहने में 0.1 बहुत कम है, लेकिन बेस पेयर के हिसाब से वैल्यू निकाले तो ये 10⁶ आ जाता है। और 10⁶ मतलब इतना डिफरेंस कि इतने में तो ई कोलाई का पूरा डीएनए आ जाता है। यानी ई कोलाई का जितना बड़ा डीएनए है उतना तो हम सब के डीएनए में डिफरेंस आते। तो कहने में 0.1 कम है, लेकिन बेस पेयर के हिसाब से ये वैल्यू अपने आप में काफी ज्यादा है। इतने बेस पेयर का यहां पर डिफरेंस आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं 2% के डीएनए आपके सामने रख दूं, 2% के डीएनए रख दें, अब आप जानोगे कि 99.9% तो दोनों में सेम है, 0.1 का डिफरेंस है। अब आप बताओ ये 0.1 का डिफरेंस आपको कहां दिखेगा, कहां पर आकर ये 0.1 का डिफरेंस आपको दिखेगा? तो ये डिफरेंस मेनली आपको ऑब्जर्व किया जाता है, मेनली रिपीटेटिव डीएनए में। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब होता है कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है, उसको कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए। इसको हम काफी डिटेल में समझेंगे भी, अभी इतना ध्यान रखो। ये जो 0.1 डिफरेंस आता है, इसका मैक्सिमम डिफरेंस रिपीटेटिव डीएनए में होता है। रिपीटेटिव डीएनए यहां पर वेरी करता है। अच्छा, और ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है? तो ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से ही रिपीटेटिव डीएनए में ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अच्छा, अगर हम सबके डीएनए को टोटल समझे 100% लेके चलते हैं, मान लीजिए ये अपने सबका डीएनए टोटल वही 100% है। इसमें से कुछ पार्ट तो होता है कोडिंग और कुछ पार्ट होता है नॉन कोडिंग। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो कोडिंग पार्ट बहुत कम है, नॉन कोडिंग पार्ट बहुत ज्यादा होता है, कोडिंग तो बहुत कम है। कोडिंग पार्ट वो पार्ट होता है जिससे आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है। बहुत ध्यान सुनना, कोडिंग पार्ट वो है जो आरएनए प्रोटीन बनाता है, और अच्छे से कहूं तो जो एक्सप्रेस होता है, जो एक्सप्रेस होता है वो कोडिंग पार्ट है। अब बात आती है कोडिंग पार्ट कितना होता है? तो कोडिंग पार्ट होता है लेस देन 2%। मतलब अपने जीनोम का केवल लेस देन 2% पार्ट ही ऐसा है जो काम का है, जो प्रोटीन बनाता है। बाकी ये जो आप लोगों को मैक्सिमम पोर्शन दिख रहा है, जो कि 98% से ज्यादा है, किसी काम का नहीं है। मतलब ना तो यहां पे कोई आरएनए बनता है, ना कोई प्रोटीन बनता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। तो मैं आपसे पूछूंगा, हमारा जितना बड़ा डीएनए है, क्या पूरा का पूरा डीएनए प्रोटीन की इंफॉर्मेशन रखता है? नहीं। अपने डीएनए का बहुत कम पार्ट, कितना? लेस देन 2%। 2% से भी कम पार्ट ऐसा है जो काम का है, जिसके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। बाकी पार्ट तो ऐसे ही रखा गया। अच्छा, बाकी पार्ट, ज्यादातर पार्ट ऐसे इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसमें म्यूटेशन हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहां पर अगर म्यूटेशन हो भी जाए, मान लो यहां म्यूटेशन हो गया, तो ये आरएनए नहीं बना रहा है, प्रोटीन नहीं बना रहा है, बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब नॉन कोडिंग पार्ट में, नॉन कोडिंग पार्ट को ज्यादा रखने का, नॉन कोडिंग पार्ट को ज्यादा रखने का मेन पर्पस यही होता है कि इसमें म्यूटेशन हो भी जाए तो बॉडी में कोई चेंज नहीं हो। हां, अगर कोडिंग पार्ट में म्यूटेशन हो जाए, इस पार्ट में अगर म्यूटेशन हो जाए, तब तो फिर आरएनए में म्यूटेशन होगा, आरएनए में गड़बड़ होगी और प्रोटीन में गड़बड़ होगी। और अगर प्रोटीन गड़बड़ हो गए तब तो बॉडी में कई चेंज होंगे। तो बताओ, हमारे अंदर कोडिंग पार्ट ज्यादा रखा या नॉन कोडिंग? नॉन कोडिंग पार्ट ज्यादा रखा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर म्यूटेशन हो भी जाए तो इससे बॉडी में कोई चेंज ना आए, इसलिए ज्यादातर पार्ट को नॉन कोडिंग रखा जाता है। अब ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है, अपने डीएनए का जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, ये भी दो तरह से हो सकता है। इस नॉन कोडिंग पार्ट में कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है। जैसे यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ATGC, फिर क्या दिखा? ATGC, फिर दिखा ATGC, ATGC, ATGC। एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ये 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट हो रही है, तो ये यहां से 5 टाइम रिपीट हो रही है। तो अगर कोई सीक्वेंस ऐसे बार बार रिपीट होती जाए तो इसी को रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, या रिपीटेटिव सीक्वेंस हम कह सकते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब ऐसी सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होती है, वही रिपीटेटिव सीक्वेंस है। और याद रखना, रिपीटेटिव सीक्वेंस नॉन कोडिंग है। नॉन कोडिंग है मतलब इनके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यह बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के पूछेंगे वो। रिपीटेटिव डीएनए पर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि यह नॉन कोडिंग पार्ट है। अच्छा, कुछ तो यहां पे हो गया रिपीटेटिव डीएनए। नॉन कोडिंग पार्ट में ऐसी सीक्वेंस भी होती है जहां कोई पर्टिकुलर रिपीटेशन नहीं है, कुछ भी चल रहा है, तो यह पार्ट कहलाता है नॉन रिपीटेटिव डीएनए। तो यहां पर नॉन कोडिंग पार्ट दो तरह से हो सकता है, या तो वो रिपीटेटिव फॉर्म में हो सकता है या नॉन रिपीटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। कितने फॉर्म हो गए? दो। रिपीटेटिव भी हो सकता है और नॉन रिपीटेटिव भी हो सकता है। क्लियर?
अगर हम अपने सबके डीएनए को कंपेयर करें तो हम सबके डीएनए में ज्यादा जो डिफरेंस आ रहा है 0.1% का, ज्यादातर डिफरेंस इसी रिपीटेटिव डीएनए में है। मतलब मेरा रिपीटेटिव डीएनए, आपका रिपीटेटिव डीएनए और किसी पर्सन का रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा वेरी करता है। अच्छा, हम सबके डीएनए में कोडिंग पार्ट में भी हल्का बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आपका कोडिंग पार्ट, मेरा कोडिंग पार्ट हल्का बहुत डिफरेंस करेगा। हम सबका नॉन रिपीटेटिव पार्ट ये भी कहीं ना कहीं हल्का बहुत डिफरेंट करता है, लेकिन हम सबका रिपीटेटिव पार्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब हम सबके रिपीटेटिव डीएनए में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस रखता है, तो इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूरा डीएनए चेक नहीं करेंगे, पूरा डीएनए चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे केवल रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए को ही क्यों चेक करेंगे? क्योंकि यही हम सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, यही हम सब में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है। एक बार मैं फिर पूछता हूं आपसे, क्या हम सबके कोडिंग पार्ट में डिफरेंस है? यस है। हम सबके रिपीटेटिव डीएनए में डिफरेंस है? यस, थोड़ा बहुत है। हम सबका नॉन रिपीटेटिव पार्ट भी डिफरेंस है? यस है। मतलब इन सब में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां है? तो रिपीटेटिव। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसी को ही सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी जानते हैं, इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और ये हम सब के अंदर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। रिपीटेटिव डीएनए हम सब के अंदर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन शो करता है और ये हम सब के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, इसीलिए इसको माना गया है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक बात अभी इतना दिमाग में सब बिठा लो, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सा डीएनए चेक करेंगे? पूरा डीएनए या रिपीटेटिव? आंसर दो। रिपीटेटिव। और रिपीटेटिव में इंटरेस्टेड क्यों हो बच्चों? हाँ, क्योंकि ये हम सब में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, इसीलिए हम इसमें इंटरेस्टेड है। हम सबका रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा वेरी करता है। इवन एक ही पर्सन के, बात को सुनना अच्छे से, एक ही पर्सन, जैसे मेरी बात करूं, एक ही पर्सन के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेम टाइप के क्रोमोसोम कहते हो आप, उन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी ये रिपीटेटिव डीएनए वेरी करता है। एक ही पर्सन के होमोलोगस क्रोमोसोम में तक डिफरेंस हो जाता है बेटे। बात आती है एक ही पर्सन के होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंस क्यों आ जाता है, इस बात को भी हम अच्छे से क्लियर करें। यहां आपको समझाने के लिए मान लेते हैं फादर की सेल है जिसमें 2x = 46 क्रोमोसोम है। ये 46 क्रोमोसोम समझाने के लिए ऐसे ले लिए, 1 से लेकर 23, फिर 1 से लेकर 23 दो सेट है, तो यहां 23 + 23 टोटल हो गए 46। ये तो किसकी सेल में थे? फादर की सेल में। मदर की सेल में, मदर की सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, यहां पर भी ये 23 + 23 दो सेट है, तो 23 + 23 कितने हो गए? 46। फादर की सेल में 46 है, मदर की सेल में भी 46 क्रोमोसोम है। अब जब इनका बच्चा होगा तो इनके बच्चे में बताइए कितने क्रोमोसोम आएंगे? हाँ, बच्चे में भी होंगे तो 46 ही, तो चाइल्ड के अंदर भी होंगे तो 46 ही। अरे हर जनरेशन में 46 क्रोमोसोम ही तो पर सेल में रहेंगे, यहां चाइल्ड के अंदर 46 होंगे। अब बताओ, बच्चों में जो 46 क्रोमोसोम आने वाले हैं, क्या वो सारे के सारे मदर से आएंगे? क्या सारे मदर से आएंगे? तो फिर क्या सारे फादर से आएंगे? तो बताओ ये 46 कहां से आएंगे? बच्चे के अंदर जो 46 आएंगे, इनमें से 50% क्रोमोसोम फादर के होंगे और 50% क्रोमोसोम मदर के होंगे। मतलब कुछ इस तरह से चाइल्ड की जब सेल में आप देखोगे तो इसमें यहां पर 23, ये ब्लैक कलर वाले मतलब फादर वाले आ गए, तो 23 तो कहां से आ गए? फादर से, और 23 यहां पर मदर से आ जाएंगे। 23 मदर से आएंगे, ये रेड वाले मदर से आ गए। बात समझ में? यानी बच्चे में है तो 46, आधे क्रोमोसोम फादर से आए, आधे मदर से आए। अब बताओ, यहां इस 1 में से, अच्छे सुनना सभी, इस 1 में से दोनों 1 क्या फादर से आए? नहीं, एक 1 तो आया फादर से, एक 1 आया मदर से। और फादर के इन 1 में से कोई भी 1 यहां आ सकता है, कोई भी 1 आ सकता है। इसी तरह से मदर के इन 1 में से कोई भी 1 यहां आ सकता है, तो ये कोई भी आ सकता है, रेंडम प्रोसेस होती है। क्लियर? अब बताओ, ये 1 और ये 1, ये 1 क्रोमोसोम कौन से होते हैं? होमोलोगस। अच्छा, ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनका सोर्स अलग अलग है। एक का सोर्स फादर है और एक का सोर्स मदर है। जब इनका सोर्स अलग है तो इनमें भी डिफरेंस हो सकता है।
अरे बात समझ में? तो होमोलोगस क्रोमोसोम का भी रिपीटेटिव डीएनए वेरी करता है। मान लीजिए इसके अंदर यहां पर रिपीटेटिव डीएनए समझाने के लिए लेता हूं 3 टाइम था, और यहां पर कोई रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो थी समझाने के लिए लेता हूं 6 टाइम था। तो इधर से आ गया 3 टाइम, इधर से आ गया 6 टाइम, तो इनमें भी डिफरेंस आ सकता है। बताइए होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंस क्यों आ जाता है? तो सीधा आंसर सोर्स अलग है। सोर्स अलग है मतलब एक फादर से आया हुआ 1 है, एक मदर से आया हुआ 1 है, तो इनमें भी डिफरेंस आ सकते हैं। इसी तरह से इन 2 में भी डिफरेंस होंगे। बताओ क्यों? क्योंकि सोर्स अलग है। तो 3 में भी डिफरेंस होंगे, तो होमोलोगस में भी डिफरेंस होते हैं। अब सोचिए, जब एक ही पर्सन की बात करें, एक ही पर्सन के जब होमोलोगस क्रोमोसोम में रिपीटेटिव डीएनए वेरी कर सकता है, एक ही पर्सन के होमोलोगस क्रोमोसोम में डिफरेंस कर सकता है, तब तो हम सबके क्रोमोसोम में तो डिफरेंस आना ही आना है। तो हम सबका रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा वेरी करता है, और इसीलिए हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करना चाहते हैं। जो बात यहां तक समझे, क्लियर हुई? क्या क्या मैंने सिखाया एक बार फिर सुन लेना। हम सबका डीएनए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अच्छे से आंसर आना चाहिए। कितना सेम? 99.9। कितना डिफरेंस? 0.1। ये 0.1 डिफरेंस कोडिंग पार्ट में भी है, रिपीटेटिव में भी है, नॉन रिपीटेटिव में भी। कहां ज्यादा डिफरेंस है? हम सबका रिपीटेटिव डीएनए बहुत वेरी करता है, और रिपीटेटिव डीएनए बहुत वेरी करता है, इसीलिए हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेस मान के चलते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम में तक ये डिफरेंस कर जाता है, क्योंकि एक फादर से आया हुआ 1 होता है और एक मदर से आया हुआ 1 होता है, तो इनमें भी डिफरेंस आ जाता है। जो बात यहां तक समझाई, क्लियर हुई? अब इसमें आप ध्यान समझिएगा, अगर मेरे पास टोटल डीएनए है, अब उस टोटल डीएनए को मुझे अलग करना है कि वहां पर कोडिंग पार्ट अलग हो जाए और ये रिपीटेटिव डीएनए अलग हो जाए, तो कैसे किया जाए? इसके लिए एक बार साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाता हूं। साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले सेल का डीएनए निकाला। ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने ड्रोसोफिला पर भी किया था। यह ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट मान लीजिए। सेल का डीएनए बाहर निकाला, डीएनए बाहर निकालने के बाद इसको आरई से कट किया। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा। जब कट किया तो यहां पर ऐसे कई फ्रेगमेंट्स बन गए, बहुत सारे फ्रेगमेंट बने, और फ्रेगमेंट बनने के बाद इन्होंने यहां पर इस सीजियम क्लोराइड, याद करो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ये डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन लिया और उसके अंदर इन डीएनए को डाला। और डीएनए यहां डालने के बाद जब चेक किया तो यहां पर अलग अलग बैंड देखने को मिले। यहां पर एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, अलग अलग बैंड देखें। अब वो इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले इनके ऊपर यूवी लाइट को डाला। डीएनए के ऊपर कौन सी लाइट डाली? यूवी लाइट। जब यूवी लाइट डाली गई तो सोच समझ के बताना, यहां पर भी हर जगह यूवी लाइट को डाला गया, यहां पर भी यूवी लाइट डाली गई, इस वाले में भी डाली गई और इस वाले में भी डाली गई, मतलब हर एरिया पे यूवी लाइट को डाला गया। और यूवी लाइट डालने के बाद अब यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। यह ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब यहां पर आप ध्यान समझिएगा, ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। यहां डीएनए, यहां पर जो डीएनए दिख रहा है, इन सब में सबसे ज्यादा है। इस ज्यादा वाले डीएनए को मैं बल्क डीएनए कह सकता हूं कि बल्क में है। अब यहां डीएनए बहुत ज्यादा है, तो यहां यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो इस वजह से यहां पर एक बड़ा पीक बना। मतलब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसी से ये बड़ा पीक बना, और इस बड़े पीक को कहा गया मेजर पीक। बड़े पीक को क्या कहा गया? मेजर पीक, क्योंकि ये बड़ी साइज का दिखा। और ये बड़ा क्यों दिख रहा है? डीएनए ज्यादा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ, तो इसी वजह से यहां पर बड़ा पीक मिला, मतलब मेजर पीक मिला। अब यहां देखिए, अगर हम यहां पर इस जगह की बात करें, इस जगह पर डीएनए कम है, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में जब यहां पर पीक बना तो आप देख रहे हैं छोटा बना। यहां डीएनए और कम है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब पीक बनेगा तो और छोटा बनेगा। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो छोटे पीक बने, और इसके रिस्पेक्ट में बड़ा पीक बना। अच्छा, जो बड़ा पीक बना उसका नाम मेजर पीक, और जो छोटे छोटे बने इनका नाम माइनर पीक। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा मेजर पीक माइनर पीक क्या चीज है। तो एक बार ध्यान सुनना, यहां डीएनए ज्यादा था तो मेजर पीक बना, छोटे छोटे बने, डीएनए कम था, लाइट का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, छोटे छोटे पीक बने जिनको माइनर पीक कहा गया। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यहां के डीएनए को निकाला, और उसकी सीक्वेंस चेक की। तो साइंटिस्ट लोगों को जब यहां सीक्वेंस पता चली, तो यहां सीक्वेंस ऐसे मिली, ATGC, ऐसे रिपीट वाली सीक्वेंस मिली। यहां के डीएनए की सीक्वेंस चेक की, कौन सी मिली? रिपीट वाली, मतलब रिपीटेटिव। इसकी सीक्वेंस को भी चेक किया तो रिपीटेटिव मिली।
मतलब इन दोनों की वजह से जो माइनर पीक बना, यहां की सीक्वेंस जब चेक की गई तो वो रिपीटेटिव वाली बनी। अरे बात समझ में? अब बताओ, ये वाले डीएनए को बाहर निकाला और इसकी सीक्वेंस को चेक किया, मेजर पीक की सीक्वेंस को देखा तो इसमें उनको कोडिंग पार्ट दिखा, इसके अंदर उनको नॉन रिपीटेटिव डीएनए दिखा, याद है ना वो नॉन रिपीटेटिव वाला, वो भी दिखा, और इसके अंदर कुछ अमाउंट में, सम अमाउंट में रिपीटेटिव डीएनए भी देखने को मिला। ज्यादातर रिपीटेटिव डीएनए तो यहां पर था माइनर पीक में, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत रिपीटेटिव डीएनए इसके अंदर भी देखने को मिला। अब आप देखोगे ये जो छोटे छोटे पीक दिखाई दे रहे, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि यहां पर एक बड़ा सैटेलाइट, एक छोटा सैटेलाइट बन रहा है। अपीयर ऐसा होता है जैसे कि कोई सैटेलाइट बना रखा है, इसीलिए इस रिपीटेटिव डीएनए को कहा गया सैटेलाइट डीएनए। इसी का नाम क्या दिया गया? सैटेलाइट डीएनए। तो यही रिपीटेटिव डीएनए किस नाम से जाना गया? सैटेलाइट डीएनए के नाम से जाना गया। और क्यों कहते हैं सैटेलाइट? क्योंकि यहां पर जब इसको देखा गया तो अपीयर सैटेलाइट जैसे हुआ था, और अपीयर सैटेलाइट जैसे हुआ इसलिए इसको सैटेलाइट डीएनए कहा गया। बात समझ में आई? तो सैटेलाइट डीएनए क्यों कहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं आपसे पूछता हूं, सैटेलाइट डीएनए कोडिंग है या नॉन कोडिंग है? नॉन कोडिंग पार्ट होता है। ये नॉन कोडिंग पार्ट होता है, इसके पास प्रोटीन बनाने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अच्छा, कैसे इनको सेपरेट किया गया? एक आउटलाइन दे रहा हूं, ढंग सुनना। डीएनए को बाहर निकाला, आरी से काटा, कई फ्रेगमेंट बने, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में लिया, यहां सेंट्रीफ्यूज किया तो ऐसे अलग अलग पीक बने, यूवी लाइट को डाला, यहां डीएनए ज्यादा, बड़ा पीक, डीएनए कम, छोटा पीक, डीएनए कम, छोटा पीक। जो बड़ा पीक था उसको मेजर, छोटे वाले को माइनर। इनके डीएनए को जब बाहर निकाल के चेक किया गया तो क्या पता चला? माइनर पीक में तो होता है रिपीटेटिव डीएनए, और मेजर पीक में होता है कोडिंग पार्ट, नॉन रिपीटेटिव डीएनए, यानी बल्क डीएनए आप कह सकते हो, यहां प्रेजेंट होता है। ये रिपीटेटिव डीएनए ऐसे सैटेलाइट जैसे दिखता है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया सैटेलाइटिक डीएनए। तो इसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। जो बातें अभी तक यहां तक समझाइए, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अब बच्चों आप लोगों को स्पेशली सैटेलाइट डीएनए क्या होता है यह सिखाया जाता है कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। सैटेलाइट डीएनए की खास बातें। सैटेलाइट डीएनए का पहला पॉइंट, ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन था तो मैक्सिमम रिपीटेटिव डीएनए, याद करो कौन से पीक में बना था, तो मैक्सिमम रिपीटेटिव डीएनए अपीयर इन माइनर पीक, याद है माइनर पीक में, और वो ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट की फॉर्म में अपीयर हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया था सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए की खास बात ये होती है किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट डीएनए कहो या रिपीटेटिव डीएनए कहो, किसी को भी ये कोड नहीं करते, कोई प्रोटीन नहीं बनाते। ये ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन है। मतलब अपने जीनोम की बात करें तो हमारे जीनोम में रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। याद है ना, नॉन कोडिंग 98% है, उसी का तो पार्ट है रिपीटेटिव। अच्छा, ये शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन, ये हम सब के अंदर बहुत ज्यादा वेरी करता है, तो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। ये बच्चों, इट ऑल्सो शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंस शो करता है। बताओ क्यों करता है? हमने रीजन समझा इसका। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि एक क्रोमोसोम फादर से आया था, एक मदर से आया था, तो इसी वजह से डिफरेंट हुआ है, सोर्स डिफरेंट था। तो याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि वन क्रोमोसोम फादर से आता है और वन मदर से आता है। एक यहां पर फादर से आया हुआ है, एक मदर से आया हुआ है, तो इनके अंदर भी यहां पर डिफरेंस रहता है। बात समझ में? अच्छा, ये बच्चों बहुत ज्यादा डिफरेंस शो करता है, तो इट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन बेसिस होता है। सैटेलाइट डीएनए को बेस कंपोजिशन, मतलब उसमें एटी रीच है, जीसी रीच है, क्या ज्यादा है, उसके साथ साथ लेंथ ऑफ सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट छोटा है बड़ा है, उसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट, 2 टाइम रिपीट है, 5 टाइम रिपीट है, 50 टाइम रिपीट है, कितने टाइम रिपीट होता है, रिपीटेटिव यूनिट के बेसिस पर सैटेलाइट को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसकी जो कैटेगरी आती है जैसे माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। सीधी सी बात, ये लाइन कहना क्या चाहती है? 80 ज्यादा है, जीसी ज्यादा है, इस बेसिस पर रिपीटेटिव यूनिट कितनी है, इस बेसिस पर, कई बेसिस पर इन सैटेलाइट को फर्दर क्लासिफाई किया गया। इनमें से कई क्लासिफिकेशन किए गए। हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मिनी सैटेलाइट। तो
तो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट क्या होता है, इन्हीं को अब हम समझेंगे। तो सैटेलाइट के कितने पार्ट हो गए समझाने के लिए, वैसे कई फॉर्म है, हम 2 फॉर्म समझेंगे, माइक्रो एंड मिनी। माइक्रो मिनी क्या होता है, अब इन सैटेलाइट को आप ध्यान समझिए। जो बातें सैटेलाइट की समझाई एक बार फिर सुन लेना। किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम में तक ये डिफरेंस शो करते हैं। और ये सैटेलाइट डीएनए एक तरह का रिपीटेटिव डीएनए ही है जो माइनर पीक में मिला था, याद है, और इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया और इसी को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज भी करते हैं। सैटेलाइट डीएनए में सबसे पहला आता है माइक्रो सैटेलाइट। ये अलग अलग है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। तो इसमें पहला केस आता है माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट होता है, ये वो सैटेलाइट है जिसमें 1 to 6 बेस पेयर की रिपीटेशन होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, कितने की, 1 to 6 बेस पेयर की रिपीटेशन है तो उसको माइक्रो सैटेलाइट कहेंगे। इसी को ही दूसरा नाम एसएसआर भी कहते हैं। एसएसआर का मतलब सिंपल सीक्वेंस रिपीट भी इसको कहा जाता है। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पहले बच्चों आप लोग नोट कर लेना, फिर इसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे। इसको समझने में टाइम भी लगेगा, तो पहले ये पॉइंट नोट कर लो, फिर एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से हम सीखेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, 1 to 6 बेस पेयर की रिपीटेशन है, इसको एसएसआर कहते हैं, ये याद रखो अभी बस। मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट में 11 to 60 बेस पेयर का रिपीटेशन होगा, पहले ये सब नोट करते रहना। अच्छा, इसे वीएनटीआर भी कहते हैं। मिनी सैटेलाइट का दूसरा नाम वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। क्यों कहते हैं इसको भी मैं समझाऊंगा। टेंडम का मतलब जरूर याद रखना, कंटिन्यूअस। टेंडम रिपीट मतलब कंटिन्यूअस, किसी सीक्वेंस का बार बार रिपीट होना, कंटिन्यूअस रिपीट होना, उसी को कहते हैं टेंडम रिपीट। ये टेंडम रिपीट होती है। अच्छा, साइज ऑफ वीएनटीआर वेरी इंपॉर्टेंट, 0.1 से लेकर 20 केबी की होती है। ये कैसे होती है वो भी समझा दूंगा मैं आपको, पहले इनको नोट कर लेना आप लोग। अच्छा, वीएनटीआर के एंड्स पर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, याद करो पैलेंड्रोमिक, जिसको दोनों साइड से रीड करने पर सेम आता है उसको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। यहां पर रिपीटेशन नंबर ऑफ वीएनटीआर होमोलोगस क्रोमोसोम में तब वेरी करते हैं, मतलब एक ही पर्सन के होमोलोगस क्रोमोसोम में तक डिफरेंट होता है। तो हम सबका डीएनए डिफरेंट है, बस एक केस को छोड़ के, और वो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी हम सबका डीएनए कहीं ना कहीं डिफरेंस है। हम सबके डीएनए में ये वीएनटीआर वेरी करता है, इसीलिए हम इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वीएनटीआर मतलब वही सैटेलाइट ही है, इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए। अब एक एक करके इन पॉइंट को हम समझते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। आपको समझाने के लिए पहले बताओ, माइक्रो सैटेलाइट किसको कहा था, 1 to 6, और मिनी उसको कहा जिसमें 11 to 60 बेस पेयर की रिपीटेशन है। इसको बच्चों आप ऐसे समझिएगा, यहां समझाने के लिए मैंने एक सीक्वेंस लिखी है ATGC। ATGC कितने बेसिस हो गए, 4, 1 2 3 4 बेस है। अब बताओ, फिर से यहां पर आ गया ATGC, मतलब यही 4 है, अरे वही 4 रिपीट हो रहा है, फिर से आ गया ATGC, मतलब वही 4 रिपीट हो रहे। अच्छा, ये 4 1 to 6 के बीच में आएगा या 11 to 60 के बीच में, बताओ बच्चों। 1 to 4, यहां पे 4 1 to 6 के बीच में आएगा, और 1 to 6 के बीच में आएगा, मतलब ये एक तरह का माइक्रो सैटेलाइट है। ये एक तरह का माइक्रो सैटेलाइट है, क्योंकि यहां पे 4 का रिपीटेशन हो रहा है और 4 1 to 6 के बीच में आ रहा है। अच्छा, यहां पर या तो 1 या 2 या 3 ऐसी छोटी छोटी सीक्वेंस रिपीट होती है, तो सिंपल सीक्वेंस रिपीट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है SSR। SSR का फुल फॉर्म सिंपल सीक्वेंस रिपीट। सिंपल सीक्वेंस यहां रिपीट होती जाती है, इसलिए हम इसको SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट के नाम से जानते हैं। बात समझ में। अच्छा, मिनी सैटेलाइट को समझिएगा। यहां पर मान लीजिए बच्चों एक सीक्वेंस है जिसमें GCC-AT, समझाने के लिए लेता हूं कि ये 20 बेस पेयर है। कितने, 20। फिर से यहां पर वही सीक्वेंस आई, सीक्वेंस है में GCC-AT, सीक्वेंस वही है, मतलब फिर से वही 20 रिपीट हुए। अच्छा, फिर से वही सीक्वेंस आई, ये फिर से 20 रिपीट हुए। अब बताओ 20 11 to 60 के बीच में, 11 to 60 के बीच में 20 आ रहा है, मतलब ये एक तरह का मिनी सैटेलाइट है, ये एक तरह का मिनी सैटेलाइट है। अच्छा, यहां ये सीक्वेंस 1 2 3 कितनी बार रिपीट हुई, 3 टाइम्स रिपीट हुई। ऐसे कई टाइम रिपीट हो सकती है, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 100 टाइम तक रिपीट हो सकती है। मतलब ये सीक्वेंस यहां पर ऐसे बार बार रिपीट होती जाती है। अच्छा, जैसे एक बार और समझते हैं,
यही सीक्वेंस मैंने फिर से लिखा, जो सीक्वेंस है वही यहां है, लेकिन इस क्रोमोसोम पे ये जब रिपीट हुआ तो एक बार यहां हुआ, एक बार ये 20-20 यहां 2 बार रिपीट हुआ। यहां बताओ कितनी बार रिपीट है, बहुत ध्यान से सुनो बेटे, यहां कितनी बार रिपीट है 3 टाइम्स, यहां कितने टाइम रिपीट है 2 टाइम्स। तो बताओ दोनों में सीक्वेंस तो सेम है, सीक्वेंस तो सेम है, रिपीटेशन नंबर वेरी कर रहा है, रिपीटेशन नंबर वेरी करता है, और ये रिपीटेशन नंबर कई बार वेरी कर सकता है। मतलब ये यहां पर 5 टाइम हो सकता है, 10 टाइम हो सकता है, 20 टाइम हो सकता है, कितने भी टाइम हो सकता है। तो बताओ रिपीटेशन नंबर सेम होता है या वेरिएबल? तो वेरिएबल होता है, इसलिए लिखा गया वेरिएबल नंबर। रिपीटेशन नंबर वेरी करता रहता है, इसलिए क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर। एक बार स्टार्ट हो गया तो लगातार है, जैसे ये 5 बार रिपीट होगा तो लगातार 5 बार रिपीट होगा, तो एक बार स्टार्ट हो जाए तो ये लगातार चलता जाता है, मतलब कंटिन्यूअस रिपीट होता जाता है, कॉन्टिन्यूअस रिपीट होता जाता है। तो वेरिएबल नंबर की कॉन्टिन्यूअस रिपीट है, इसलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, शॉर्ट में VNTR। क्यों कहा एक बार फिर समझना। बताओ इसमें रिपीटेशन नंबर, इसमें रिपीटेशन नंबर सेम डिफरेंट, डिफरेंट, तो वेरिएबल नंबर। एक बार शुरू हो गया तो कंटिन्यूअस चलता है, टेंडमली चलता है, तो वेरिएबल नंबर की टेंडम रिपीट इसको कहा जाता है, शॉर्ट में कहे तो VNTR इसको कहते हैं। अच्छा, ये जो VNTR के एंड्स होते हैं, जैसे यहां पर एंड है, यहां पर एंड से, तो इन एंड पर एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, उसी को कहा जाता है पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, और इसकी साइज कितनी होती है 0.1 से लेकर 20 KB की रेंज में होती है। यही बात अब और अच्छे से हम समझे, बहुत ध्यान से। अच्छा, ये पॉइंट्स अपने नोट किए, इन्हीं बातों को और अच्छे से हम समझते। समझाने के लिए यहां पर ये क्रोमोसोम लिए, क्लियर। ये जो दोनों क्रोमोसोम है, दोनों ही होमोलोगस क्रोमोसोम है। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये भी क्रोमोसोम 1 ही है। ये 1-1 कौन से क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम यहां थे, दोनों ही 1-1 थे। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम पर यहां कोई सीक्वेंस थी, वो यहां रिपीट हुई 3 टाइम्स। मान लीजिए कोई सीक्वेंस थी, वो 3 टाइम रिपीट है। अब इसके पास यहां सीक्वेंस रिपीट हुई 5 टाइम। तो बताओ होमोलोगस पे भी रिपीटेशन नंबर वेरी करता है, क्यों? क्योंकि एक फादर से आया है, एक मदर से आया है। अच्छा, इसका जो 3 टाइम रिपीट था, समझाने के लिए इसको और डिटेल में लेते, तो इसकी सीक्वेंस को समझाने के लिए मैंने यहां ड्रॉ किया, और इसकी जो सीक्वेंस थी, इसकी सीक्वेंस को समझाने के लिए यहां पे ले लिया। मतलब ये 3 टाइम 1 2 3 टाइम रिपीट है, इधर 5 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट है। बहुत ध्यान से सीखना इस बात को। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां एक सीक्वेंस मिली ATA-CA। समझाने के लिए लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक 40 बेस पेयर है, यहां से लेके यहां तक 40। इसमें भी कितने आ गए बच्चों, यहां से लेके यहां तक अगर हम ले तो इसके अंदर भी ये 40 है, इसके अंदर भी ये 40 है। 40 40 40 रिपीट हुए। पहली बात, कितनी बार रिपीट हुए 3 टाइम्स। अब इसके अंदर बताओ सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस सेम या डिफरेंट। जो सीक्वेंस इसके पास है वही सीक्वेंस इसके पास भी है, सीक्वेंस तो सेम है, बस यहां पर रिपीटेशन नंबर 40 40 40 40 40। बताओ कितनी बार है 1 2 3 4 5 टाइम है। तो बताइए इस क्रोमोसोम की सीक्वेंस, इस क्रोमोसोम की सीक्वेंस, सीक्वेंस तो दोनों पर सेम होती है, सीक्वेंस तो दोनों पर सेम होती है, इसका रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। यहां रिपीटेशन नंबर 3 टाइम वेरी कर रहा है, यहां 5 टाइम वेरी कर रहा है। हो सकता है आपके क्रोमोसोम पे भी सीक्वेंस तो यही होगी, हम सबके क्रोमोसोम पर सीक्वेंस तो यही होगी, बस इसका रिपीटेशन नंबर वेरी करेगा। किसी के क्रोमोसोम पर यह हो सकता है 11 टाइम रिपीट होगा, किसी के क्रोमोसोम पे 20 टाइम, किसी में 100 टाइम, किसी में 150 टाइम्स, किसी में 75 टाइम्स, अलग अलग टाइम्स रिपीट होता रहता है। तो एक बार फिर सुन लेना, हम सबके क्रोमोसोम पर सीक्वेंस सेम है, सीक्वेंस सेम है, रिपीटेशन नंबर अलग अलग होती है। ऐसे बहुत सारी सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लिए जो हम सबके अंदर सेम होती है, बस उसका रिपीटेशन नंबर हम सबके अंदर वेरी है। अगर ये सीक्वेंस मेरे क्रोमोसोम पे है तो ये श्योर है सबके क्रोमोसोम पे, बिल्कुल सबके क्रोमोसोम पे है। हाँ, इसका रिपीटेशन नंबर जरूर वेरी कर रहा होगा। यहां पर अगर इस VNTR, ये जो VNTR था, इसकी सीक्वेंस सेम, सीक्वेंस सेम, वेरिएबल नंबर वेरी कर रहा था, तो यहां वेरिएबल नंबर, लेकिन एक बार शुरू कर गया तो कंटिन्यू चलता है,
तो टेंडम रिपीट होती है, इसलिए इसको कहा जाता है VNTR। बात समझ में? क्योंकि रिपीटेशन नंबर सब में वेरी करता रहता है। इस VNTR की साइज कितनी है? 0.1 KB से 20 KB। अच्छा, यहां पर K का मतलब होता है किलो, 1000, तो यहां 0.1 इंटू 1000, तो इसको सोल्व करोगे तो 0.1 इंटू 1000 कितना आ जाएगा? 100, और यहां 20 इंटू इसमें भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000। तो VNTR की साइज कितनी हो सकती है? फ्रॉम 100 से लेके 20,000 बेसिस की होती है। इसको आप ऐसे समझिएगा, ये जो VNTR है इसकी पूरी साइज निकाले, 40 प्लस 40 बोलो 80 प्लस 40, तो ये हो गई 120 की साइज। यहां से लेके यहां तक टोटल 120 की साइज। इसकी साइज निकाले, 40 40 80 प्लस 40 बोलो 120 प्लस 40 160 प्लस 40 कितना आ गया? 200। तो ये VNTR 200 की साइज का है। मतलब ये VNTR 120 का है, ये 200 का है। ऐसे हम चलते जाए, ये तो छोटी साइज है, ऐसे हम चलते जाए ये 20,000 तक हो सकते हैं। तो VNTR छोटे से लेके काफी बड़े बड़े तक हो सकते हैं। कहां से लेके कहां तक? 100 बेसिस से लेके 20,000 बेसिस तक हो सकते हैं। आप तो इस तरह से याद रखना, 0.1 KB टू 20 KB, क्योंकि आपके NCERT में इसी तरह बता रखा है, तो आप इस तरह से इसको याद रखेंगे। अब बच्चों, जहां पर ये VNTR शुरू होता है, जैसे यहां शुरू हुआ, तो जहां ये शुरू हुआ यहां ये सीक्वेंस मिलती है, इसको कहते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। सिमिलरली यहां पर सीक्वेंस पैलेंड्रोमिक होगी, यहां पर भी कौन सी सीक्वेंस होगी? पैलेंड्रोमिक। यहां ऐसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, इसी तरह से यहां पर भी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, यहां पर भी पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। तो VNTR के एंड्स पर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। अब यहां होता क्या है? इन पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए यहां पर बच्चों एक स्पेशल एंजाइम आके कट करता है, और इसको काटने का काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वही RE। शॉर्ट में इसको कहें तो इसको क्या नाम दे देंगे? RE। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको बच्चों यहां पर कट करेगा। अच्छा, RE जब कट करेगा तो यहां से कट लगाएगा और यहां से कट लगाएगा। जब ये यहां से कट लगाएगा तो ये इतना फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। इस इतने फ्रेगमेंट को आप कहेंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। इतने फ्रेगमेंट का नाम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, क्योंकि ये RE ने कट किया, तो RE के फ्रेगमेंट का नाम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। इसी तरह से जब इसको काटा जाए तो यहां से लेके और यहां से लेके यहां तक कट करेगा। अच्छा, इसको जब कट किया तो वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटा, यहां से लेके यहां तक का कट किया तो ये इतना बड़ा फ्रेगमेंट बना। अच्छा, इस फ्रेगमेंट का नाम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। यहां से ये फ्रेगमेंट अलग हुआ, यहां से ये फ्रेगमेंट अलग हुआ। अब मुझे इतना बताओ, ये फ्रेगमेंट और ये फ्रेगमेंट, दोनों फ्रेगमेंट की लेंथ सेम है या डिफरेंट है? ये बताओ मुझे। तो दोनों फ्रेगमेंट की लेंथ सेम या डिफरेंट? तो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ डिफरेंट होती है, और लेंथ डिफरेंट है, तो इसी को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन, तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन है, तो इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट में RFLP कहते हैं। RFLP क्या है? एक बार फिर सुन लेना। VNTR को काटा तो फ्रेगमेंट की लेंथ अलग अलग आई, और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ अलग अलग है, तो इसी को ही रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, शॉर्ट में इसको हम RFLP कहते हैं। तो ये RFLP क्या होता है? कुछ क्लियर हुआ? तो RFLP क्या है? VNTR को काटने के बाद जो फ्रेगमेंट बनते हैं उनकी लेंथ अलग अलग होती है। जो बातें यहां पर अभी तक समझाई है, क्लियर हुई? क्या समझाया? होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी सीक्वेंस तो सब में सेम है, रिपीटेशन नंबर वेरी करता है, ये नंबर वेरी करता रहता है, और नंबर वेरी है तो फ्रेगमेंट अलग अलग बनते हैं, और इन्हीं फ्रेगमेंट को हम RFLP कह देते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये डायग्राम भी बच्चों आप बना के रखिएगा। यहां पे एक खास पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए बच्चों कोई पर्सन 1 है, बहुत ध्यान सुनना। अब हम इसको अप्लाई करते हैं ह्यूमन पे। इस पर्सन 1 के ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। समझाने के लिए 1 2 3 4 ऐसे 4 क्रोमोसोम बना लिए। इस क्रोमोसोम पे यहां पर कोई सीक्वेंस 11 टाइम रिपीट है, कोई सीक्वेंस थी, मैंने कहा ना रिपीटेशन नंबर अलग अलग होता है। अच्छा, जो सीक्वेंस यहां है इस क्रोमोसोम पे भी सीक्वेंस तो वही है, लेकिन यहां रिपीटेशन नंबर 8 टाइम से। क्या हो सकता है ऐसा? यस, रिपीटेशन नंबर तो वेरी कर सकता है। इस पे रिपीटेशन नंबर 2 टाइम से, इस पे यहां पर रिपीटेशन नंबर 4 टाइम है। सीक्वेंस तो एक जैसी है, रिपीटेशन नंबर वेरी करता है। अच्छा, जब यहां से लेके और यहां तक इसको काटेंगे, बताओ कितने का फ्रेगमेंट बनेगा? 11 टाइम रिपीट है, मतलब 11 का फ्रेगमेंट कुछ ऐसा बन गया। मतलब ये फ्रेगमेंट यहां आ गया,
किसने काटा? आरई ने। इसको जब आरई ने काटा तो ये 8 का फ्रेगमेंट बनेगा, इसको काटेंगे तो यहां 2 का फ्रेगमेंट बनेगा, इसको काटेंगे तो 4 का फ्रेगमेंट बनेगा। अब बताओ, ऐसे पर्सन 1 के जब सारे क्रोमोसोम को काट देंगे तो इसमें ये RFLP बना। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट, सबकी लेंथ अलग अलग है, और अलग अलग लेंथ है तो इसी को कहते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। यही क्या है बच्चों? RFLP है। ये RFLP पर्सन 1 का है। तो याद रखना, एक पर्सन के जब पूरे डीएनए को काटेंगे सारे क्रोमोसोम के, तो कोई एक फ्रेगमेंट नहीं बनेगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट बनेंगे, उनको RFLP कहते हैं। ये RFLP पर्सन 1 का है। इसी तरह से ये पर्सन 2, इसके ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ये सीक्वेंस है। मान लीजिए यहां पर रिपीट 5 टाइम है, यहां 6 टाइम, यहां 7 टाइम, यहां 4 टाइम। कैसा हो सकता है? ये हो सकता है। अब यहां पर ये जो रिपीटेशन था, इसमें कट किया तो 5 टाइम का फ्रेगमेंट बना, इसमें 6 टाइम का बना, 7 टाइम का बना, 4 टाइम का बना। तो बताओ, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ अलग अलग है और फ्रेगमेंट की लेंथ अलग है, तो ये भी RFLP है। अब बताओ, पर्सन 1 के RFLP और पर्सन 2 के RFLP सेम आए या डिफरेंट आए? देखिए आप, इसके RFLP इसके RFLP डिफरेंट है, तो दोनों के RFLP जब चेक किए गए तो डिफरेंट आए। तो याद रखना, मेरे RFLP अगर निकाले जाए, पूरे वर्ल्ड में किसी भी पर्सन से मैच किया जाए, 100% किसी के साथ मैच नहीं हो सकता। 100% मैच नहीं हो सकता है। हाँ, एक आध जगह मैच हो सकता है, जैसे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक आध जगह मैच हो सकता है। 100% जैसा इसका है वैसा इसका मैच हो ही नहीं सकता। तो दो RFLP कभी भी 100% मैच हो ही नहीं सकते। मेरा RFLP किसी भी पर्सन से चेक करो, 100% कभी मैच हो ही नहीं सकता। तो दो पर्सन का RFLP हमेशा और हमेशा डिफरेंट होता है, हमेशा डिफरेंट होता है। हाँ, ये मैच तभी कर सकता है जब कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो। अब बात आती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में मैच क्यों कर जाते हैं। मान लीजिए ये जो पर्सन 2 है, ये पर्सन 2 है, इसका कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की खास बात ये होती है कि जो क्रोमोसोम इसके पास है वही क्रोमोसोम इसके पास भी होंगे, सेम, क्योंकि एक ही बार फर्टिलाइजेशन से बने हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यही सेम क्रोमोसोम होंगे और सेम टाइप का रिपीटेशन, वही 5, वही 6, वही 7, वही 4। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेल में क्रोमोसोम सेम टाइप के होते, तो जब इसका RFLP बनाओगे तो वही 5, वही 6, वही 7, वही 4 सेम टाइप का बना। तो बताओ, दोनों का RFLP अगर चेक किया जाए, इसका RFLP इसका RFLP, तो सेम बनेगा क्योंकि क्रोमोसोम सेम है। एक बार फिर सुन लेना, दो पर्सन का RFLP कभी भी 100% मैच नहीं कर सकता, केवल एक कंडीशन में मैच कर सकता है, जब वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्यों मैच हो जाता है? क्योंकि जो क्रोमोसोम इसके पास है उस ट्विंस में भी वही क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए यहां मैच हो जाता है। अरे बात समझ में? तो यहां पे हमने क्या सीखा? हमने सीखा दो पर्सन का RFLP कभी मैच नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में मैच हो सकता है। 2 RFLP पैटर्न सेम इन 2 केसेस। दो केस में RFLP पैटर्न सेम हो सकते हैं। पहला केस आता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और दूसरा RFLP पैटर्न मेड बाय 2 डिफरेंट सेल टिश्यू ऑफ ए पर्सन। एक ही पर्सन, जैसे मेरी ही बात करें, मेरी ही अलग अलग सेल से बनाया गया RFLP सेम आएगा। मतलब मेरी राइट हैंड का RFLP बनाऊं या लेफ्ट हैंड का RFLP बनाऊं, वो सेम ही होगा, या किसी भी सेल से लिया जाए सबका RFLP सेम होगा। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, ये कोई पर्सन है, इस पर्सन की ये राइट हैंड की सेल मान लेते हैं। ये राइट हैंड की सेल में यहां पर क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस थे, ये दोनों होमोलोगस है। इस पे रिपीटेशन 11 टाइम है, 2 टाइम है, 6 टाइम है, 4 टाइम है, ऐसा कुछ रिपीटेशन नंबर था। अच्छा, ये कौन सी हैंड की है? राइट हैंड। अब मैं इस पर्सन के लेफ्ट हैंड की सेल की बात करूं, तो लेफ्ट हैंड की सेल में बताओ, यहां पर क्रोमोसोम और यहां क्रोमोसोम अलग होंगे या सेम होंगे? इतना बताओ बस आप तो, और ये समझ गए तो सब समझ जाओगे। आप अपनी ही बात करो, आपकी राइट हैंड का RFLP और लेफ्ट हैंड का RFLP, या राइट हैंड की सेल के क्रोमोसोम और लेफ्ट हैंड की सेल के क्रोमोसोम अलग होते हैं या सेम होते हैं? अरे पूरी बॉडी में किसी भी सेल्स की बात करें, हर सेल में क्रोमोसोम तो वही है। अरे वही एक स्टार्टिंग सेल थी जाइगोट, वही तो माइटोसिस से डिवाइड हुई, तो सारी बॉडी में क्रोमोसोम तो एक जैसे ही जाते, हर सेल में एक जैसे क्रोमोसोम होते। तो जो क्रोमोसोम का पैटर्न यहां है वही सेम यहां होगा। मतलब यही 11 वाला होगा, 2 वाला होगा, 6 वाला होगा, 4 वाला होगा, जो यहां है वही सेम है। अब यहां पर इसका RFLP बनाया, 11, 2, 6, 4 आया।
इसका RFLP बनाया तो इसका जब RFLP बनाएंगे तो वही सेम आएगा। अब इसका RFLP देखो या इसका RFLP देखो, सेम आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं ये दोनों RFLP पैटर्न कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अब मैं इस पर्सन की, मान लीजिए यहां पर लेग की सेल का RFLP बनाता तो सेम होता, मान लीजिए यहां पर इसकी स्किन की सेल का RFLP बनाता, सेम ले लेता, यहां पर इसकी ईयर की सेल में लेते, सेम आता। मतलब कहीं भी चेक किया जाए RFLP तो हमेशा सेम आएगा। यानी दो RFLP कब कब सेम हो सकते हैं? दो RFLP दो ही कंडीशन में सेम हो सकते हैं। पहला मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, या दूसरा एक ही पर्सन की अलग अलग सेल का RFLP बनाया जाए तब भी सेम हो सकता है। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। अब एक लास्ट पॉइंट और, हमने जितना भी सीखा इसका कंक्लूजन क्या निकला है। मान लीजिए बच्चों यहां पर क्राइम हुआ, कुछ मर्डर हो गया, कुछ क्राइम हो गया। इस क्राइम वाली जगह पर यहां पुलिस आई और पुलिस ने जहां पे जो भी क्राइम हुआ था उस वाली जगह से एविडेंस की फॉर्म में कुछ कलेक्ट किया और उसके क्रोमोसोम को स्टडी किया। इनके क्रोमोसोम को जब स्टडी किया तो यहां 3 टाइम, 5 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम ऐसे रिपीटेशन चल रहा था। यहां 3 टाइम था, यहां 5 टाइम था, यहां 4 टाइम था, यहां 6 टाइम था। क्लियर? ये तो कौन सा वाला है? क्राइम वाली जगह का। अब पुलिस को कुछ लोगों पे डाउट था, तो उन्होंने सस्पेक्ट को बुलाया। मान लीजिए सस्पेक्ट 1, सस्पेक्ट 2 बुलाए। इसके क्रोमोसोम को देखा गया तो इसके क्रोमोसोम पे रिपीटेशन 7, 8, 2, 4 ऐसा कुछ था। सस्पेक्ट 2 के क्रोमोसोम पे देखा गया तो इस पे रिपीटेशन कुछ इस तरह से था। अब बच्चों यहां किया गया, इसके क्रोमोसोम को वही आरी से काटा और यहां जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फाइनली पूरे DNA फिंगरप्रिंटिंग करके फिर चेक किया। जब इसको चेक किया तो यहां पर आप जानते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा था, जो सबसे नीचे आता है सबसे छोटा उसके ऊपर बड़ा, तो ये साइज के बेसिस पे अरेंज हो जाते हैं। अब ध्यान दो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो ये बच्चों इस 3 के सामने आके अरेंज हो गया। 3 वाला 3 के सामने अरेंज हो गया। बताओ कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 5, तो ये 5 के सामने अरेंज हो गया। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4, तो ये 4 के सामने अरेंज हो गया। ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 6, तो 6 के सामने अरेंज हो गया। मतलब 3 वाला 3 के सामने इस तरह से अरेंज हो गया। अब यहां देखिएगा, इसके RFLP पैटर्न बनाया जाए, ये कितने टाइम वाला? 7, तो यहां 7 के सामने अरेंज हो गया। अच्छा 8 वाला तो 8 के सामने अरेंज हो गया, 2 वाला तो 2 के सामने अरेंज हो गया, और 4 वाला ये 4 के सामने अरेंज हो गया। इसी तरह से इसके RFLP पैटर्न को भी अरेंज करेंगे तो ये अरेंज हो गए। अब यहां पर मैच किया जाए। अब ध्यान सुनना, पुलिस अब क्या करती है, इस क्राइम वाली जगह से जो DNA मिला है इसको इस सस्पेक्ट नंबर 1 और सस्पेक्ट नंबर 2 के साथ मैच कराती है। अब इनके DNA को मैच कराते हैं। जब आप मैच करोगे तो क्या आपने देखा, ये क्राइम वाले से इनको मैच कराना है। ये वाला फ्रेगमेंट, ध्यान से देखते जाओ, ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला जब मैच किया गया तो यहां के मैच हो रहा है। अच्छा ये वाला फ्रेगमेंट चलता गया, यहां के मैच हो रहा है। ये वाला फ्रेगमेंट, ये वाला इसमें भी मैच हो रहा है, दोनों में मैच हो रहा है। ये वाला इसके अंदर मैच हो रहा है। तो बताओ क्राइम के फ्रेगमेंट सस्पेक्ट 1 से ज्यादा मैच हो रहे हैं 2 से? क्राइम वाले फ्रेगमेंट को जब मैच किया जाए तो सस्पेक्ट 1 से मैच हो रहे हैं 2 से, तो सस्पेक्ट नंबर 2 से मैच हो रहे। और आप देखो जो फ्रेगमेंट यहां बने सेम वही पैटर्न बना है। मतलब यहां का RFLP और यहां का RFLP सेम बना, और सेम बना तो पुलिस समझ जाएगी कि जो भी क्राइम किया है वो एग्जैक्टली सस्पेक्ट नंबर 2 नहीं किया होगा। अच्छा यहां पर क्राइम वाली जगह से जो सैंपल मिला था एग्जैक्ट सस्पेक्ट नंबर 2 का होगा। तो पुलिस क्या करेगी, सस्पेक्ट नंबर 1 को तो जाने देगी, उनसे तो कहा जाएगा कि सॉरी आपको बुलाया, परेशान किया, तो उसको तो जाने देगी। फिर सस्पेक्ट नंबर 2 को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि हमें क्राइम वाली जगह से जो DNA मिला था वो DNA आपके साथ मैच हो रहा है। अब ये आपके साथ तभी मैच हो सकता है जब 2 कंडीशन हो, या तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो या एक ही पर्सन की डिफरेंट सेल हो। इससे पूछा जाएगा कि आपका कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है। जब पता किया गया तो इसका तो कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं था, और जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है तो श्योर है कि जो सेल क्राइम वाली जगह पे पुलिस को मिली थी वो सस्पेक्ट 2 की ही थी, क्योंकि इसके साथ ये मैच हो रहा है। तो सस्पेक्ट 2 से फिर अच्छे से पूछा जाएगा कि इसने क्राइम कैसे किया है। तो किस तरह से क्रिमिनल की पहचान करते हैं, समझ में आया बेटे? जो DNA क्राइम वाली जगह से मिलता है उसको सस्पेक्ट के साथ मैच कराते हैं, जिसके साथ मैच हो जाता है समझ जाते हैं कि वही क्रिमिनल होगा। तो इस तरह से क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर हुआ इतना? तो हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग में एक बात ध्यान दो, पूरे DNA को चेक नहीं किया, जो रिपीटेटिव था, जो VNTR वाला पार्ट था, जो सेटेलाइट वाला पार्ट था, हमने केवल उसी को चेक किया।
और उसी को इसलिए चेक किया क्योंकि ये हम सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, कहीं कहीं सेम हो सकता है। हम चेक करते हैं मैक्सिमम मैचिंग किसके साथ है, तो मैक्सिमम मैचिंग यहाँ 2 के साथ है, तो इसका मतलब यही 2 ही क्रिमिनल होगा। तो इस तरह से पुलिस फाइनली क्रिमिनल्स को पहचान कराती है।